गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विज्ञान एक का कक्षा 10वीं का पार्ट नंबर 7 जो है लेंथ और उनके उपयोग। और इसके पूर्व वीडियो में स्टूडेंट्स हमने जो लेंथ और उनके उपयोग में भाग देखा था वो था बेटा दृष्टि दोष तथा उनको दूर करने के उपाय, जिसमें हमने 3 तरह के दृष्टि दोष देखे थे। पहला था निकट दृष्टि दोष, दूसरा था दूर दृष्टि दोष और तीसरा था बेटा जरा दृष्टि दोष, है ना। ये तीनों दृष्टि दोष हमने बहुत अच्छे से देखे हुए हैं। आज हम लोग उसके सामने का भाग देखने वाले हैं, वो है वस्तु का आभासी आकार, जिसको इंग्लिश में हम लोग यानी कि वस्तु का आभासी यानी कि काल्पनिक आकार होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आपको यहाँ पे वस्तु का आभासी आकार दिखाया गया है ना, जहाँ पे यहाँ पे ये दिख रहा है, हम देख रहे हैं। और यहाँ पे एक PQ करके एक आकृति है, उसका एक आभासी आकार यहाँ पे P1 Q1 के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको आकार दिख रहा है, और ये P1 Q1 जो है वो जो एंगल यहाँ पे बना रहा है वो बीटा एंगल है, और P1 PQ जो आकार यहाँ पे बना रहा है वो है एंगल अल्फ़ा। ठीक है, PQ ये पूरा एंगल अल्फ़ा है और P1 Q1 का ये जो एंगल है वो बीटा है बेटा। तो आकृति में दर्शाए अनुसार आँख से भिन्न दूरी पर समान आकार की दो वस्तुएं PQ व P1 Q1 पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आकृति में जैसे आपको दिखाया है, तो भिन्न दूरी पर दो वस्तुएं यहाँ पे रखी गई है, PQ और P1 Q1। ये दोनों अपनी आँखों से दो अलग अलग एंगल्स यहाँ पे बना रही है। पहला है बेटा अल्फ़ा एंगल PQ द्वारा और बीटा एंगल जो है वो P1 Q1 द्वारा। तो PQ इस वस्तु द्वारा आँख पर बनने वाला कोण अल्फ़ा, यह P1 Q1 इस वस्तु द्वारा आँख पर बनने वाला बीटा कोण से बड़ा होने के कारण आँखों द्वारा समीप की वस्तु PQ यह P1 Q1 से बड़ी दिखाई देती है। देखिए बेटा, ये जो एंगल है अल्फ़ा ये बड़ा कोण है और यह वस्तु भी नज़दीक में है PQ, तो इसलिए ये जो कोण है वो हमको बड़ा दिखाई देता है। और वही समान अंतर समान अंतर वाला, समान अंतर नहीं कहेंगे हम लोग यहाँ पे, समान आकृति का P1 Q1 जो कि दूर रखा गया है, अंतर दोनों में अलग अलग है। ये पास में है PQ और P1 Q1 जो है वो दूर है, लेकिन इनका जो आकार है वो समान है PQ और P1 Q1 का, परंतु इनके कोण में अंतर होने की वजह से P1 Q1 जो है वो बीटा कोण पर दूर रखा गया है, जो कि समीप है PQ और दूर है P1 Q1। तो PQ जो है वो P1 Q1 से बड़ा दिखाई देता है, और वही P1 Q1 जो हमारी आंखों से छोटा दिखाई देता है। तो इसका तात्पर्य यानी इसका अर्थ यह होता है कि आँख को दिखाई देने वाली वस्तु का आभासी आकार यह वस्तु द्वारा आँख पर बनने वाले कोण पर निर्भर होता है। मतलब हमारी ही आँख ऐसी आकृति बनाता है, आभासी आकार बनाता है कि समान आकार वाली वस्तु ही हमें छोटी और बड़ी दिखाई देती है। और ये किस पर निर्भर होता है? उससे बनने वाले कोण पर, अल्फा और बीटा कोण पर वह निर्भर होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा वस्तु का आभासी आकार, जो कि अलग अलग समान आकार वाले वस्तु को ही पास में रखे तो वो बड़ा दिखाई देगा और वही दूर रखे तो वो छोटा दिखाई देगा। तो छोटी वस्तु स्पष्ट दिखने के लिए हम उसे आँख के समीप क्यों लाते हैं? छोटी वस्तु स्पष्ट दिखने के लिए क्योंकि वह छोटी है और हमारे आँख के अंदर जो नेत्रपटल होता है, नेत्र लेंस होता है और बुलबुल होता है, परितालिका होती है, वो कम ज़्यादा हो जाती है वस्तु के अनुसार। ठीक है, तो उसे यदि हम लोग समीप लाए तो उसको आसानी से बड़े आकार में अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आँख की समीप की वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। उससे कम यदि निकट लाए तो हमारी आँख उससे नहीं देख पाती। तो कोई वस्तु आँख के समीप 25 सेंटीमीटर की दूरी से भी निकट लाने पर आँख पर बनने वाला कोण बढ़ने के बावजूद भी वस्तु हमें अस्पष्ट क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारे आँख में वैसी संरचना है कि कोई भी वस्तु यदि 25 सेंटीमीटर से कम हो तो हमारी आँख उसे नहीं देख पाती।
और उसी के कारण वह हमें अस्पष्ट दिखाई देती है। अब हम लोग चलते बेटा हमारे आखिरी भाग, नेक्स्ट भाग की तरफ। आखिरी नहीं है, अवतल लेंस के उपयोग, यूज़ ऑफ अ कॉन्केव लेंसेज। मतलब हमारे अवतल लेंस के जो उपयोग हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमें यहाँ पे बताए गए हैं बेटा। तो अवतल लेंस में जैसे आपको पता होगा कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ जो अभी हमने थोड़ी देर कुछ मतलब पिछले वीडियो में देखा था, तो ये निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें जो चश्मा बनाया जाता है वो चश्मा बनता है बेटा अवतल लेंस का उपयोग करके, ठीक है। इसके अलावा भी अपसरण, अवतल लेंस द्वारा अपसरण क्रिया बहुत अच्छे से होती है। अपसरण, इसलिए इसका उपयोग बैटरी या बल्ब में ज़्यादातर किया जाता है। कैमरा, दूरबीन और दूरदर्शी में भी जो इसका उपयोग किया जाता है बेटा, मुख्यतः उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है कैमरा, दूरबीन और दूरदर्शी में। परंतु इसका उपयोग अवतल लेंस में इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका प्रतिबिंब उत्कृष्ट दर्जे से जो प्राप्त होगा वो अवतल लेंस का उपयोग उसमें उसके उत्तल लेंस के साथ अवतल लेंस का उत्कृष्ट दर्जा का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल लेंस का भी, अवतल दर्पण का इसमें उपयोग किया जाता है। तो इसके पहले जो चीज़ें हम लोग को देखने हैं कि अवतल लेंस के उपयोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो वो है बेटा चिकित्सक सामग्री में। जैसे कि दंत चिकित्सक के पास आप लोग अगर यदि गए तो वहाँ पे जो हमारे दांतों में कील लगी हुई होती है, या दंत चिकित्सक ही नहीं, बहुत सारे सर्जरीज में अवतल लेंस का उपयोग इसलिए किया जाता है कि वो छोटी सी वस्तु बड़ी करके हमें दिखाई दे, इसलिए अवतल लेंस का उपयोग होता है चिकित्सक सामग्री में। फिर स्कैनर, स्कैनर पता होगा बेटा आप लोग, बहुत बार जेरोक्स वाले के पास अगर गए हैं तो वहाँ पे स्कैनर मशीन भी रखी गई होती है। और स्कैनर मशीन क्या करती है कि हमारे दिए गए वस्तु को या फिर कागज़ को या कोई डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वही आकार में, वही रंग में, वही कलर में हमें जैसे कि वैसे प्रिंट शो करती है। इसकी प्रिंट जो होती है स्कैनर की वो एकदम क्लियर होती है बेटा। और सीडी प्लेयर में भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सीडी प्लेयर में आपने देखा होगा कि सीडी को रीड करते समय लेंस का जो उपयोग होता है वो अवतल लेंस का होता है। तो इन उपकरणों में लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है। तीनों जगह पर लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है और इन उपकरणों का कार्य उचित रूप से चलने के लिए उनमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बी उपयोग दिया बेटा कि दरवाजे पर लगाया नेत्रगोलक, यह एक छोटा संरक्षक उपकरण है। मतलब यदि हमारे दरवाजे पर बाहर कोई व्यक्ति आया हुआ है तो उसको देखने के लिए जो नेत्रगोलक का उपयोग किया जाता है वो अवतल लेंस का उपयोग करके किया जाता है, कि जिसकी सहायता से दरवाजे के बाहर का परिसर अधिक विस्तृत रूप से देख सकते हैं। इस उपकरण से एक या अधिक अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब देखिए कि नेत्रगोलक जो हम लोग दरवाजे पर लगाते हैं उससे तो बाहर का परिसर विस्तृत रूप से, या कोई मेहमान हमारे घर में आया है उनको देखने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा अवतल लेंस इस उपकरण में एक या अधिक मात्रा में भी लगाए जाते हैं। तीसरा उपयोग दिया बेटा कि चश्मे या निकट दृष्टि दोष का निराकरण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ये हमने देखा हुआ है। बैटरी या बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश को विस्तृत रूप से फैलाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि बैटरी या बल्ब द्वारा कभी किसी प्रकाश को यदि विस्तृत रूप में फैलाना है तो उसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और बड़ा छोटा यहाँ पे एक उपयोग यहाँ पे बताया गया है कि कैमरा, दूरबीन और दूरदर्शी जो होते हैं बहुत ही उपयोगी साधन सामग्रियाँ हैं, जो कि हमारे दैनंदिन जीवन में इनका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो इन उपकरणों में मुख्यतः उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये भले ही अवतल लेंस के उपयोग में दिया है लेकिन इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। परंतु इन उपकरणों में प्राप्त प्रतिबिंब का उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त करने के लिए नेत्र लेंस के आगे या नेत्र लेंस में अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें उत्कृष्ट दर्जे की प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें नेत्र लेंस के आगे या नेत्र लेंस में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये है अवतल लेंस के उपयोग। अब हम लोग इसके सामने वाले नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बेटा, वो है हमारा उत्तल लेंस के उपयोग। तो देखिए उत्तल लेंस के उपयोग जो है वो यहाँ पे आपको
4 उत्तल लेंस के उपयोग बताए गए हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। फिर वही माइक्रोस्कोप का दूसरा प्रकार है सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिर है बेटा टेलीस्कोप, यानी कि टेलीस्कोप में दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप में भी तीसरा उपयोग है। देखिए, पहला हमने देखा सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा हमने देखा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तीसरा हम लोग देखेंगे दूरदर्शी या फिर इसको दूरबीन यानी टेलीस्कोप भी कहा जाता है। और चौथा जो कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया बेटा प्रकाशीय उपकरण। और यहाँ पे पांचवा भी है जो कि बहुत कम यहाँ पे बताया गया है, जो कि बड़ा छोटा ही चश्मे में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये चौथा जो है वो हम लोग पहले देख लेते हैं कि चौथा चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग जो है वो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम सबसे बाद में देख रहे हैं। तो देखिए बेटा, हम लोग जो पाँचों इसके उपयोग देखने वाले हैं, उन सभी पाँचों में आप लोगों को अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप, और प्रकाशीय उपकरण जैसे कि यहाँ पे आपको दूसरे पेज पर बताया गया प्रकाशीय उपकरण भी देख लेते हैं। इसमें उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा, प्रोजेक्टर, वर्णपटदर्शक आदि विविध प्रकाशीय उपकरणों में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये दो जो हैं चश्मे और प्रकाशीय उपकरण, यदि आप परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है और सबसे पहले लिखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप लोग आगे पीछे इन सभी उपयोगों को लिख सकते हैं। जितना वेटेज या मार्किंग का स्कीम होगा ये पाँचों में समांतर तरीके से रहेगा, आपको समान मार्क्स इन पाँचों के ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर देखा गया है कि 5 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तल लेंस के उपयोग में हम लोग सबसे पहले तो सरल सूक्ष्मदर्शी देखते हैं, जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो कम मापांतर वाले लेंस से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब तैयार करना है, तो उसमें हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई आप लोग ध्यान में रखिए बेटा। ये देखिए, यहाँ पे एक उत्तल लेंस रखा है, उसके समीप एक वस्तु रखी गई है, ये PQ एक वस्तु है। इसका सरल और सीधा प्रतिबिंब यदि आपको प्राप्त करना है तो उसके ही बाजू, उसके ही साइड में, उसके ही बाजू में आपको सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जो कार्य आपको सरल करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वस्तु से 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। देखिए बेटा, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उससे भी बड़ा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें 2 लेंसेज का उपयोग किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि आपको यदि वस्तु से 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो उससे भी बड़ा प्रतिबिंब आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि सूक्ष्मदर्शी जो है उससे भी बड़ा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और उससे भी बड़ा हम लोग देखेंगे कि दूरदर्शी होता है। ठीक है, तो इसमें लेंसेज की रचनाओं के आधार पर जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी मापी जाती है, और उसके ही आधार पर, उसकी दूरी के आधार पर वस्तु जो है वो बहुत ज़्यादा गुना बड़ी आकृति प्रतिबिंब में देखी जा सकती है। तो घड़ी दुरुस्ती के लिए, रत्नों की जांच करने के लिए और उनमें दोष खोजने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो घड़ी साज करने के लिए यदि किसी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है तो वो होता है बेटा हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। रत्नों की जांच मतलब बड़े बड़े रत्न हैं, डायमंड्स है या हीरे के अन्य प्रकार हैं, ठीक है, तो उनकी जांच करने के लिए भी सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। और उनमें दोष खोजने के लिए भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि आपको ये दूसरी आकृति है जब वस्तु लेंस के नाभि पर होती है। क्या बोला है यहाँ पे, वस्तु लेंस के नाभि पर होती है, मतलब बड़ा F जो यहाँ पे बताया ना बेटा, ये यहाँ पर मान लो कि PQ यह वस्तु है,
तो उस वस्तु के लेंस के नाभि पर उसका प्रतिबिंब यहाँ से आँख से बड़ी आकार में देखने के लिए उसी भुजा में, उसी साइड में हम आसानी से सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो पहली आकृति हमने देखी है वो है वस्तु लेंस के पास, यानी कि नाभि के भी पास में यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र O जो है और मुख्य नाभि के मध्य में यहाँ पे अगर वस्तु रखी गई है तो वो बड़ी आकार में आपको यहाँ पे उसके ही समीप सीधी और आभासी प्रतिबिंब तैयार करते हुए आपको दिखाई देगी। वही यहाँ पे यदि वस्तु आप नाभि पर रखते हैं तो उसका आकार और बड़ा आभासी आकार और सीधा प्रतिबिंब आपको तैयार होते हुए आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये होगा वस्तु लेंस के नाभि पर और दूसरा होगा वस्तु लेंस के पास। ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम लोग जो दूसरा भाग देखेंगे, इसके अगला भाग देखेंगे बेटा वो है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। छोटे आकार की वस्तुओं को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि घड़ी दुरुस्ती के लिए, रत्नों की जांच करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का हम लोग यूज़ करते हैं। परंतु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ पे करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। रक्त पट्टिकाएँ, प्राणी व वनस्पति कोशिकाएँ, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव, इन जैसी अति सूक्ष्म वस्तुएं सरल सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखी जा सकती, यानी कि आवर्धित नहीं होती है। तो ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। मतलब ये मानकर चलिए कि घड़ी साज या रत्नों को जो आंखों से क्लियर दिखने वाली, परंतु उसमें कुछ दोष यदि खोजना है तो उसमें सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। परंतु अति सूक्ष्म वस्तुएं जो कि आंखों से भी नहीं देख सकते, ठीक है, और जिसे सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके भी नहीं देखा जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या नेत्र लेंस तथा वस्तु लेंस ऐसे दो उत्तल लेंसों से बना होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये देखिए दो लेंसेज जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिसमें उपयोग में लाए जाने वाली चीज़ें हैं, वो है बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए सबसे पहले तो नेत्र लेंस का उपयोग किया जाएगा और फिर बाद में वस्तु लेंस का भी उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे इसकी रचना कैसी होती है कि देखिए यहाँ पे वस्तु तो रखी हुई है, परंतु इससे आवर्धित किरणों के आधार पर जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ है ना, ये नाभि के उस पार इस जगह पर, तो वो उसकी किरणें जो हैं वो प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर हमको मिल रहा है दूसरी लेंस से, नेत्र लेंस से वस्तु लेंस द्वारा बनने वाली आकृति नेत्र लेंस से नज़दीक में लाकर वह वस्तु पर बनाकर इस पर प्रतिबिंब पर आती है। और ये किस तरह से आती है, इसका वर्किंग, इसका कार्य आपको यहाँ पे बताया गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नेत्र लेंस तथा वस्तु लेंस ऐसे दो उत्तल लेंसों से बना होता है। तो वस्तु लेंस का छिद्र छोटा होता है और नाभ्यंतर भी कम होता है। देखिए वस्तु लेंस का जो छिद्र होता है ना बेटा वो छोटा होता है और नाभ्यंतर भी कम होता है। तो सूक्ष्मदर्शी वस्तु लेंस का छिद्र छोटा होता है और नाभ्यंतर भी कम होता है। नेत्र लेंस का आकार बड़ा होकर उसका नाभ्यंतर वस्तु लेंस की अपेक्षा अधिक होता है। ये देखिए ये जो नेत्र लेंस है इसका आकार बड़ा होता है और उस वजह से उसका नाभ्यंतर वस्तु लेंस की अपेक्षा बड़ा होता है। ये बात ये ध्यान में रखकर चलिए बेटा, वस्तु का नाभ्यंतर कम होता है वस्तु लेंस का, और नेत्र लेंस का नाभ्यंतर बड़ा होने की वजह से उसका वस्तु लेंस की अपेक्षा अधिक होता है और उस वजह से दो लेंसों के एकत्रित परिणाम से अधिक आवर्धन प्राप्त किया जाता है। दो लेंसों के दोनों परिणामों से अधिक आवर्धन प्राप्त किया जा सकता है और जो वस्तु है वो बड़ी प्रतिबिंब में आपको यहाँ पे मिलती है। तो आकृति 7.17 में दर्शानुसार वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन दो चरणों में होता है। जैसे आपको यहाँ पे वस्तु का आवर्धन दो चरणों में आपको नज़र आ रहा है। ये आकृति की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप इसको बना के देखेंगे
तो आपको ये समझ में भी आएगा। तो एक लेंस द्वारा तैयार प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु होती है, मतलब वस्तु लेंस द्वारा तैयार प्रतिबिंब दूसरे नेत्र लेंस के लिए क्या होती है बेटा, ये इसकी वस्तु बन गई है। और उसी वस्तु का मतलब ये प्रतिबिंब ही नेत्र लेंस के लिए वस्तु बनी हुई है, और वस्तु बनने के बाद इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बड़े आकार में नज़र आ रहा है। तो दोनों लेंस के अक्ष एक ही सीधी सरल रेखा में होते हैं। यह लेंस एक धातु की नली में इस प्रकार रखते हैं कि उसके बीच की दूरी को परिवर्तित कर सके। तो यह लेंस धातु की नली में इस तरह रखी जाती है बेटा कि दूसरे नेत्र लेंस के लिए वो परिवर्तित होके जब हम लोग आँख से यहाँ पे वो आकृति देखेंगे तो आराम से आपको वो प्रतिबिंब बड़ा होते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगले वीडियो में हम लोग दूरदर्शी तथा दूरबीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।